अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है। वज़ीर आज़म की सरबराही में कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई है। अब ये ऑपरेशन वैसे तो ओवरऑल ही दहशतगर्दी को टैकल करेगा मुल्क भर में, मगर एलामी में इस ऑपरेशन का मकसद ख़ास तौर से पाकिस्तान में चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है। कुछ नए SOPs भी तय किए गए हैं कि कैसे चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। इस ऑपरेशन के फैसले के पीछे अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो दो रीज़न्स नज़र आती हैं। एक तो रीसेंट पास्ट में चीनी बाशिंदों पर जो दहशतगर्द हमले हुए वो हैं, फिर दूसरा चीनी वज़ीर की जानिब से एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनानी होगी, क्योंकि सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस अब शेक कर रहा है और देखा जाए तो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी इज़ डेस्परेटली नीडेड। तो क्या ये एक सही लिया गया सही फ़ैसला है? इसकी टाइमिंग से बात करेंगे, अपोजिशन के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नज़मुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़मुल साकिब साहब, एक तो इस ऑपरेशन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, दूसरा ही कि अपोजिशन के भी कुछ तासुरात आज सामने आए हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बोला है कि जी ये पार्लियामान में तो ये मामला लेकर आए ही नहीं, हमसे मुशावरत की ही नहीं। इसके अलावा असद कैसर ने ये बोल दिया कि हम तो इस ऑपरेशन के हक़ में हैं ही नहीं। तो उनकी रिजर्वेशंस और फिर इस ऑपरेशन का होना, आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कोई नई चीज़ है क्या? ये एपेक्स कमेटी जो सेंट्रल एपेक्स कमेटी है ये कोई नई चीज़ है, या ये कि जी जो फ़ैसला इस पे हुआ है इंसदादे दहशतगर्दी का या इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बात होगी और उसमें जो है उस पर अज़्म किया गया है, ये कोई नई चीज़ है? ये बिल्कुल नई चीज़ें नहीं है। ठीक है। आपको अगर याद हो तो जो पेशावर में उस स्कूल का वाक़या पेश आया था और उसके बाद से फिर ये एपेक्स कमेटी बनती है और उसमें ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। याद रहे कि अगर आप उसको पढ़े ना, जो कि सारा वो यानी कल की मीटिंग का है, उसमें ये है कि उस सारे प्लान को जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या आपकी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बातें हैं उनको हमने यूँ समझिए मुतहर्रक करना है। हाँ, ये कोई नई बात तो है नहीं। और इसमें मुझे ये बताइए कि दुनिया की कौन सी अपोजिशन है जो कहेगी ये जी गलत बात हो रही है? तो अगर आपने बैरिस्टर गौहर की बात की है तो उससे उनका जवाब देने से पहले आपको एक छोटा सा यानी एनेक्डोट एक बताना चाहता हूँ, बल्कि एक नहीं दो बताता हूँ। पहला ये है कि एक आदमी था, पानी में बह रहा था, डूब रहा था, उबर रहा था, तो उसको एक छोटा सा जजीरा नजर आया। वो उस जजीरे पे गया और उसने जाते ही ऐलान किया कि कौन सी हुकूमत है इधर और जो भी है मैं उसके खिलाफ हूं। अच्छा। वो बंदा पूछे पहले पता तो कर ले किसके खिलाफ हैं आप? राइट। तो गौहर साहब जो हैं वो किस चीज के खिलाफ हैं? दूसरा, एक बड़े आदमी ने ये कहा था कि लोगों के लिए अच्छा करना बहुत आसान है, लोगों के लिए अच्छा करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को ये कन्विंस करना कि ये आपके लिए अच्छा है, लोगों को ये कन्विंस करना कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बहुत मुश्किल काम है। अब मुझे ये बताइए, क्या इस सारे में कोई ऐसी चीज है, अगर खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता, आपके ख्याल में जो ये ख्वाजा आसिफ हैं या जो बाकी इस वक्त हुकूमत में हैं वो लोग यही बातें ना कर रहे होते बिल्कुल कि जी पहले ऐवान में लेके आए और अस्करी क़यादत को पहले पार्लियामेंट में आना चाहिए और ये हो, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए ये सारा मामला अखलाकी है। अच्छा। आपने अच्छे भले एक काम को आप खराब कर रहे हैं इसलिए कि चूंकि आपके कई और मसाइल हैं जो किसी दूसरी तरफ हैं। इसमें पहला सवाल ये आता है कि क्या इंतहा पसंदी का अजाला करना या दहशतगर्दी का इंसदाद करना ये खाली अस्करी क़यादत का काम है, ये खाली फौज का काम है, या इसमें अपोजिशन का भी कोई काम है, या इसमें पार्लियामेंटेरियंस का भी काम है, या इसमें कौम ने भी कुछ साथ देना है? तो इसका सादा सा जवाब है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस पूरे पाकिस्तान के मसले को पाकिस्तान कौमी सतह पे ही करेगा तो फिर बात बनेगी, वरना इस तरह की छोटी छोटी बातों में आप जो है वो बहसों में उलझ जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कौम जो है हमारी पाकिस्तानी कौम किन किन जगहों पे मुत्तहिद है, पहले तो वो देख लेते हैं।
उसमें सबसे पहले आता है कि कौम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या वो आपस में मुत्तहिद हैं? अगर वही आपस में गुत्थम गुत्था हैं तो कौन सी आप इत्तेहाद की बात करेंगे? आपको कोई किसी किस्म का अच्छा, बेहतरीन या यूं समझिए कि सूदमंद आपने इकदाम लेना है हुकूमती लेवल पे, तो उसको अपोजिशन, जो उस वक्त की अपोजिशन है, गिवन टाइम में जो अपोजिशन है, वो तो अपोज करेगी। वो क्यों अपोज करेगी? वो इसलिए अपोज करेगी कि उन्होंने अपोज करना है। अच्छा, कोई वजह नहीं है। ये देखिएगा, इस वक्त ये दहशतगर्दी, ये जो वाकया पेश आया है, ये यानी जिंदा जला देने वाला, या उधर से एक चीन से वजीर आता है और वो तहफ़्फ़ुज़ात पेश करता है, आपकी पूरी स्ट्रेटेजिक वो जो आपकी यानी वैल्यू है ना पाकिस्तान की, वो इस वक्त स्टेक पे है। राइट। आपका ये कॉरिडोर जो है, ये सी पैक जो है, वो एट स्टेक है। आपकी अपनी जानो माल की इज्जत जो है वो एट स्टेक है। आपके वो लोग जो कि मजहब के बारे में बात करने से अब गुरेज करेंगे, जरा सी बात की आप पे ब्लास्फेमी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मौत की तो अपनी साइकोलॉजी होती है। ये सारे मसाइल जो हैं ये कौमी मसले भी हैं। इसमें सिर्फ ये कहना कि जी ये फौज का काम है, ये सिक्योरिटी का काम है, किसी हद तक दुरुस्त है ये बात, लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि हमारा अपना इसमें क्या किरदार है। जिस तरह मैं और आप और हम सब बैठ के इस वक्त इस मौजू पे बात कर रहे हैं, इस मौजू पे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी सेंस प्रिवेल हो कि बाबा ये कुछ सियासी मसला नहीं है, इस पे आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अच्छा, आपने करना क्या है? आपने देखना है कि ये चीज जो हुई है क्या ये मुल्क के हक में है? बिल्कुल हक में है। क्या ये मुल्क के अवाम के हक में है? बिल्कुल हक में है। इससे पहले कि मैं यानी कौम को मुत्तहिद करने का जो बुनियादी वो है वो चीज़ आपको बताऊं, चले पहले वो बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मैं यानी सेंसिटिव भी हुआ हुआ हूं, थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हुआ हुआ हूं कि आप बुनियादी चीज़ें जो हैं उन्हीं पर ये आप इतराज़ कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ये कल मीटिंग की है और जिसका हाल हमें सामने हमारे आया है, ये नई चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ मुतहर्रक करने की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इस दफ़ा कोई नई चीज़ सामने आएगी। सिर्फ तकरीरें नहीं होंगी, सिर्फ ये नहीं होगा कि ये करेंगे, वो होगा, करके दिखाएंगे। और अगर आपने वो करके दिखाया तो कौम खुद ब खुद इस बात पे मुत्तहिद होगी। इस वक्त की आखिरी बात, जब हम इस तरह की करते हैं ना बातें 2019 से लेके 2022 तक ब्राजील में एक प्रेसिडेंट आया, उसका नाम था जायर बोल्सोनारो। ये इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा थी। रियो डी जेनेरो में, sao पाउलो में, हत्ता कि ब्राजीलिया में भी बहुत सारे लोग आते थे जो अफ्रीका वगैरह से आए हुए ना महाजरीन, तर करके गोलियां चला रहे हैं। और वो उसने एक अजीबोगरीब सा फैसला किया। अच्छा। उस प्रेसिडेंट ने कहा जी कि मेरे बस में तो है नहीं, फौज के बस में नहीं है, पुलिस के बस में नहीं है, ऐसा करते हैं कि हर शहरी को एक गन दे देते हैं, वो अपनी हिफाजत खुद करे। और थोड़े दिनों बाद रामीन ये हुआ कि लोगों ने वो तो होनी थी दहशतगर्दी और वो सारी इंतहा पसंदी, घरों में कत्ल होने शुरू हो गए। अच्छा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो सोच विचार करके कीजिए। उसमें सिर्फ यही नहीं होता कि चूंकि चीन को ये बताना है लिहाजा ये करना है, चूंकि फलानी जगह ये वाकया पेश आ गया जिंदा जला देने वाला, तो अभी कोई तकरीर करनी है, अभी कोई मीटिंग करनी है। सही मानों में करना है। और उसके लिए मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन से कि आप इससे पहले कि आप इसको अपोज करें, इसको जरा देख तो लें। ठीक है, कि हो सकता है ये चीज ऐसी है कि आपके ही हक में जा रही है। और कौम का मुत्तहिद होना इस वक्त की आखिरी बात जी। देखिए, कौम का मुत्तहिद होना ये ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए एक तवीलुल मुद्दती पूरा प्रोसेस होता है। और उसमें जो क़यादत होती है ना, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो अस्करी हो, चाहे वो मुआशरती हो, मुआशी हो, उस क़यादत को अपने अवाम का एतमाद लेना होता है। वो एक लंबा प्रोसेस है। इसमें से अगर उसकी तरफ भी तो थोड़ी सी राहें जो हैं उस्तवार हो जाए, ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है इस बात से तो किसी को इनकार नहीं है कि दहशतगर्दी इस वक्त एक नासूर बन चुका है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है, अगर क्या ही अच्छा होता, ये मेरी राय भी आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये मामला वाकई पार्लियामान में लेकर आया जाता, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता, वसी तर मफाद में वसी तर इत्तेहाद के लिए तमाम लोगों का कंसेंसस होता और फिर ये मामला आगे बढ़ता। आप अग्री करते हैं इस बात से जो अपोजिशन जिस तरह से अपनी रिजर्वेशन
ऑब्जर्वेशंस दे रही है इस पर, फिर कंसेंसस नहीं हुआ? जी बिल्कुल, इन चीज़ों पे तो यकीनन कोई ऐसी मीन बेकरी निकालनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, लेकिन आपने दहशत गर्दी नासूर बन चुकी, आपने कहा, मैं सिर्फ फिर का इजाफा करूँगा जी, क्योंकि हमने पीरियड देखा है हमारी अस्करी क़यादत और अस्करी जवानों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कोशिशों से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की विल से हमने इस पे काबू पाया, और तकरीबन जो 2018 के बाद के 2-3 साल हैं उसमें हमें शाज़ो नादर ये चीज़ें नज़र आईं। इस कंट्रोल किया गया, कंट्रोल पाया गया उसके ऊपर, और पूरी तरह से उसको काबू में किया गया। उसकी वजह क्या थी? APS का जिक्र किया नजमुल साकिब साहब ने। APS जब हुआ उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना आपका, जिसकी ये कमेटी की मीटिंग भी अब हुई है, जो आला कमेटी है उसकी। नेशनल एक्शन प्लान क्या था? नेशनल एक्शन प्लान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी। इमरान खान साहब धरना दिए बैठे थे, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। जो भी 124 से 130 दिनों का धरना था उनका, पेशावर में सारे लोग इकट्ठे बैठे जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। वहाँ पे ये तय हुआ कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है और इसका खात्मा करना है। ठीक है। उसमें उलमा को ऑन बोर्ड लिया गया, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया गया, मीडिया को ऑन बोर्ड लिया गया, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलरेडी थी, अस्करी क़यादत बैकअप कर रही थी उसको पूरी तरह से। तो वो एक कह ले के मुश्तरका कोशिश का आगाज हुआ उसका। ठीक है जी जी बिल्कुल। और उसका नतीजा निकला फिर उसमें बहुत सी चीज़ें थी। इंतहा पसंदी के खात्मे के हवाले से थी, पता नहीं कितने 100 उलमा का फतवा उस पर बाकायदा लिया गया, और उन्होंने बाकायदा उलमा ने फ्रंट पे आके सारा कुछ उसको टैकल किया। उसके बाद जो ग्राउंड पे हो सकता था, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, फौज थी, उन्होंने ग्राउंड के ऊपर पुलिस थी, उन्होंने किया। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उस वक्त नेक्टा एक बनी। नेक्टा का बुनियादी मकसद ये था कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का डाटा शेयरिंग करेंगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगी, ताकि टाइमली हम इन चीज़ों को टैकल कर सके। ठीक है। हुआ ये कि जब कुछ अरसे बाद नेक्टा पे हमारा इख्तिलाफात शुरू हो गया, हर किसी की ईगो इतनी बड़ी है, वो कहता मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, वो कहता मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो नेक्टा की बॉडी प्रॉपरली उसको वो इफेक्टिव नहीं बनाया जा सका। कि एक हेड हो, उसके नीचे सारे लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हो, और हम एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और टाइमली उसको रैपिड रिस्पांस फोर्स आपकी बनी, सारी चीज़ें बड़ी ठीक ठाक तरीके से जा रही थी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हम लथार्जिक हो गए, या हमारी तवज्जो और तरफ हो गई। जुलाई 2022 में मालाकंड में ये दोबारा से शुरू हुआ काम जी। ये जो चीज़ें शुरू हुई, वहाँ पे सेटलमेंट शुरू हुई, इनके ये लोग आने शुरू हुए, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज शुरू किया। स्वात के मालाकंड के लोगों ने वहाँ पे और बदकिस्मती कह ले इसको कि वो जो लीड कर रहे थे वहाँ पे वो पीटीआई के लोग थे। उस सारे एहतजाज को उन्होंने दहशतगर्दों को पुश बैक किया। उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को वार्निंग दी। यहाँ से क्या जवाब आया स्टेट की तरफ से और वजीर दाखिला की तरफ से कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पीटीआई वाले, इनकी हुकूमत चली गई है और ये तमाशा लगा रहे हैं ऐसे बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पे ये काम कर रहे हैं। बात ये, आप सियासी मामला अपनी जगह पे, मैं गौहर खान साहब हों, असद कैसर साहब हों, उमर यूब साहब हों, आज वो बात कर रहे हैं। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे थे। तो ये सियासत की बात इसमें कहीं फिट ही नहीं होती, ना होनी चाहिए किसी जगह पे। ये मुल्क का मामला है, मुल्क के लोगों का मामला है, मुल्क की सलामती का मामला है और हमारी रेपुटेशन का मामला है। अब क्या हुआ है हमें पता, 2022 से ये काम शुरू हुआ, उसके बाद ये बढ़ती चली जा रही है। अब 600 के करीब एक साल में वाकयात हुए जी, ठीक है। उससे पहले के देख ले फिगर और उसके बाद के देख ले। हमें नहीं एहसास हुआ इस बात का। हमने जरूर ये शर्मिंदगी उठानी होती है कि कोई हमें आके कान से पकड़ के कहे कि भाईजान ये काम गलत हो रहा है, ये देखें, इसकी तरफ तवज्जो दें, ये काम करें। ये हमारा काम है, हमारी सलामती का मसला है, हमारे लोगों की जानों का मसला है। हमारे जवानों जो रोज मुझे अफसोस होता है, रोज मुझे तस्वीरें भी उनकी लगानी पड़ती है, खबर भी लगानी पड़ती है। मेरे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं रोज। कहीं कोई आईडी डिवाइस लगी होती है, कहीं पे कोई हमला हो जाता है, कहीं पे वो ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वो हो जाता है। मुझे नहीं तकलीफ होती उसकी, मेरे बच्चे उसी उम्र के हैं। मुझे शदीद तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों को देख के, रोज देखता हूं मैं। तो क्यों हमें खुद होश नहीं आती, खुद हम क्यों नहीं जागते, खुद हम क्यों नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते। हर चीज़ हमने सियासत के इर्द गिर्द घुमानी है, सियासत की प्रिज्म से ही देखना है हमें हर चीज़ को। हमने मुल्क के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से देखना है, और ये सबको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें
ऑन बोर्ड लिया गया था, स्वात के ऑपरेशन पे लिया था। कियानी साहब ने ब्रीफिंग दी थी पार्लियामेंट में आके, अगर ऐसी कोई बात है, कोई रिजर्वेशन है, ये होनी चाहिए। मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। एपीएस के ऊपर तमाम जमातें इकट्ठी मिलकर बैठी थी, नेशनल एक्शन प्लान बना था। यही बात है, ये ना किया करें, नेशनल एक्शन प्लान रख दें और फिर ऑपोजिशन इसमें यही बात कर रही है, फिर आप झाड़ के निकालें उसको, 2 साल बाद हो बड़ा गड़बड़ होगी, उसको झाड़ो करो, सफाई किया गया। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या ठीक है या गलत है, यही डिबेट शुरू हो गई है। कोई मसला नहीं है, कल कर ले, परसों कर ले मीटिंग, क्या मसला है इसमें? कौन सा अपोजिशन को बाहर से बुला रहा है आपने? अंदर बैठिए ना पार्लियामेंट के, उनसे मीटिंग करें, उनसे बात करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को ताने देते रहे, हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। बयानबाजी से मसला हल नहीं होगा। ये जानों का मसला है, जाने जा रही हैं और जाने कुर्बान करनी पड़ रही हैं आपको इस मसले के लिए, और इंटरनेशनली आपका इमेज खराब हो रहा है। इसलिए खुदा के लिए हमारी जो सूरत हाल माशी तौर पे है या सियासी तौर पे है, उसमें ये ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर ये हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बाहर भी, और लोग तो तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं और वो करेंगे। इंडिया भी लॉबिंग करेगा कि पाकिस्तान बड़ा, यहाँ तो दहशतगर्दी होगी है, ये हो गया वो हो गया सारा, तो वो फिर वही इन्वेस्टमेंट हम लाना चाह रहे हैं, बाकी चीजें करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितनी मुश्किलात पेश होंगी। तो मेरा ख्याल है इसको किसी को ना ईगो का मसला बनाना चाहिए, ना इसको सियासत की नजर होना चाहिए। ये बहुत अहम कदम है, बहुत जरूरी कदम है, लेट हुआ है लेकिन होना चाहिए था, और ये इसको पूरे पुरजोर तरीके से होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। ये इसमें कोई सियासत व्यासत नहीं खेली जा सकती। बात है, बिल्कुल एक यूनाइटेड फ्रंट इस वक्त दिखाने की ज़रूरत है। साकिब, कल क्या क्या फैसले हुए इस एपेक्स कमेटी में, और साथ ही इस बात पे भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि अपोजिशन की रिजर्वेशंस में कितनी डेप्थ है? एक तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि जो चाइनी वज़ीर हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो फोकस थी कि चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं, जहाँ पे चाइनी जो शहरी हैं उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है बेहतर बनाई जाए। पहली दफ़ा पब्लिकली आके जो है वो चाइनीज़ ने ये बात की, तो इसका मतलब हम समझ आ रहा था सबको। तो इसीलिए बज़ाहिर कल जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, वज़ारत दाखिला में भी इजलास हुआ, और उसमें फोकस यही चाइनीज के हवाले से है। और उन्होंने कहा है कि हमने जो उनकी सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है, जो SOPs है, वो भी तब्दील कर दिए गए हैं, और साथ ही ये जो ऑपरेशन है इसका जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया गया। इसके हवाले से एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन पर जाने से कबल के अपोजिशन ने आज क्या किया है। एक कमेटी थी, ये ओवरसाइट कमेटी थी, पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी। ये जुलाई 2022 में इजलास हुआ था, कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, और शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ था। अच्छा। तो अब सवाल ये है कि ये कमेटी थी कि जो TTP है उससे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए ये पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। अब सवाल ये है कि ये कमेटी कहाँ तक पहुंची, इसके आउटकम क्या था, कहाँ पे इख्तलाफात हुए, या थोड़ा सा इससे पीछे चले जाएं 2021 में या 20 में जो सेटलमेंट्स के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें उस वक्त की जो क़यादत थी उसने जो फैसले किए, जो लोग यहाँ पे आए उनको रास्ता दिया गया, उनको सेटलमेंट के हवाले से, तो वो फैसले क्या नाकाम हुए? अगर नाकाम हुए तो फिर उस वक्त के जो लोग अकाउंटेबल क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल में देखी जानी चाहिए कि आज इस नहज पे ये चीज क्यों पहुंची है। उस वक्त जो ये जो जुलाई 2022 या इसके बाद की हम जब बात कर रहे हैं, उस वक्त KP में जो PTI की थी लीडरशिप, उन्होंने एहतजाज किया था, उन्होंने ये इस खदशे का इजहार किया था जिस जो है नहज पर आज पहुंचे हैं, और आज जो है वो ऑपरेशन की जो है मंजूरी दी गई है। जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, PTI की अगर बात की जाए, PTI बड़ी जो है वो पोलिटिकल जो है जमात है, अपोजिशन की बड़ी जमात है पार्लियामेंट में। PTI की समझ नहीं आ रही कि कल उनके जो CM KP थे वो इस एपेक्स कमेटी का हिस्सा थे, और जो गवर्नमेंट है, अता तारड़ है, दीगर वजीर दिफा है, उन्होंने ये बात की है कि ये कंसेंसस के साथ ये कल का जो डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है, और उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं, उन्होंने टाइम भी नहीं मांगा, कोई बात ही नहीं हुई। अगर कोई सिचुएशन होती भी तो कल से लेकर आज तक तकरीबन 18-20 घंटे गुजर गए हैं, तो CM KP कोई बयान दे देते कि मैंने टाइम मांगा था या मशवरा करने का, या अपनी जो KP असेंबली है वहां पे ये चीज जो है वो उनसे पूछने का, उनसे राय लेने का, कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक तो बात होगी CM KP की। दूसरी तरफ जो PTI की लीडरशिप है वो ये कह रही है कि असद कैसर साहब ने कहा कि हम जो है वो मानते ही नहीं है इस ऑपरेशन को। जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने कहा कि हमें इन कैमरा जो है ब्रीफिंग दी जाए। तो PTI की जो
पॉलिसी है बतौर बड़ी अपोजिशन पार्टी के, मुझे उसमें कंफ्यूजन नजर आ रही है कि CMKP जो है वो कल उस मीटिंग में मौजूद थे और ये और स्टार्स ले रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि इस पे कंसेंसस के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाइनीज या कोई इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आने हैं, उनको डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए। और माजी में भी हमारे यहाँ इस जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको हमने भुगता है। हमारे जो फौजी जवान हैं उन्होंने अपनी जानों के नजराने जो है पेश किए हैं, एक दो नहीं हजारों की तादाद में। आम शहरी जो है वो उसका निशाना बने हैं। पिछले तकरीबन 20 साल जो है वो हमने इसको भुगता है। अब भी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको इस पर काबू पाने के लिए जरूरी है ऐसे इकदाम, लेकिन कंसेंसस उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर KP में आपने ये ऑपरेशन करना है, अब KP के कुछ इलाकों में, तो फिर वहां की जो मौजूदा जो मतलब CMKP तो वहां पे आ गए, जो अगर PTI कह रही है कि हमें इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग दी जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि इन कैमरा ब्रीफिंग में कोई हर्ज नहीं, और एक माहौल भी बनाना जो है उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसका बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा था कि एपेक्स कमेटी का इजलास होना है और उसमें इतना बड़ा डिसीजन आ जाएगा। पहले माजी में भी ये होता रहा है, पहले एक माहौल बनाया जाता था, एक कंसेंसस, और उसके बाद जाके ऐसा जो है बड़ा फैसला लेके ताकि सारी आवाम उसके साथ खड़ी हो और वो जो इस किस्म का जो ऑपरेशन है वो कामयाब भी हो। और इससे कबल भी ज़रबे अज़ब, रद्दुल फ़साद, वो भी ऑपरेशन हो चुके हैं और उससे दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया गया। कुछ हलचल हुई है और इमरजेंसी में कुछ फौरी तौर पर इकदाम लिए गए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह ये इकदाम मटीरियलाइज होते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट पर जहां अवाम नाखुश है, अपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रही है, वहीं हुकूमत के अपने अंदर भी बजट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात और तफरीक सामने आ रही है। जुम्मे को बजट पर बहस हुई थी जिसमें नून लीग के अरकान या तो नज़र नहीं आए, 5 अरकान सिर्फ नज़र आए पार्लियामेंट में आए, और उन्होंने भी हुकूमत की पॉलिसीज़ और बजट को डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि तनकीद ही की छोटी मोटी, और ये कहते नज़र आए कि इस बजट की तैयारी में तो वज़ीर ख़जाना और ब्यूरोक्रेट्स से भी मुशावरत नहीं की गई है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रही है, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बता रही है। उमर अयूब ने हुकूमती बेंचेस खाली होने पर तनकीद की और उन्होंने ये कहा कि इससे पता चलता है कि हुकूमत इस बजट को खुद भी ओन नहीं कर रही है। राव खालिद साहब, ये क्या चल रहा है नून लीग के अंदर? नून लीग के अंदर जो कुछ चल रहा है वो अच्छी खबर नहीं है एक बड़ी जमात के लिए, और मुल्क के लिए भी जाहिर है। पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी जो हैं उनको कायम रहना चाहिए और उनकी पजीराई भी होनी चाहिए और उससे रहना चाहिए। आपने जितनी तकरीरें की उनमें सबसे जो मुझे जिसने कह ले के मेरा क्लिक किया सबसे ज़्यादा और जिसने सबसे ज़्यादा मुझे हॉन्ट किया वो अनुश रहमान साहिबा की तकरीर जी। अनुश रहमान साहिबा इसहाक डार साहब के बहुत करीब तस्वुर की जाती हैं, और आप कह लें कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर वो ये तकरीर भी नहीं कर सकती थी। तो उनकी तकरीर से मुझे वो जो हम पहले डिस्कस करते रहे कि जो अंदर एक कशमकश चल रही है वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से, वो मुझे नज़र आई। वो कशमकश उनकी तकरीर में उन्होंने जिस तरह से एतराज़ किए, टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने लेके एतराज़ात किए, जनरल उन्होंने ऑब्जेक्शन उस तरह से नहीं किया जो एक सियासी बयानबाजी होती है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है कि ये बहुत अहल नहीं है और जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं को बहुत प्रॉपर उस तरह से नहीं, उस पर कंसिडरेशन नहीं की गई या सोच के नहीं किया गया सारा। जी जी जी। बाकी जो है वो इशू ये है मुस्लिम लीग नून का कि उनकी 4-5 सालों में मियाँ साहब बाहर चले गए, अवामी पजीराई में बहुत शदीद कमी वाक़या हुई, और उसका आप 8 फरवरी के इलेक्शन में भी आप देखते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन आई, और उसके बाद से अब तक उनकी मज़ीद कह लें कि नीचे जा रही है। PDM गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ने मज़ीद उनका बेड़ा गर्क किया। अभी जिस तरह से सूरत हाल चल रही है इसमें उनको और ज़िक पहुँच रही है। तो इस सूरत हाल में उनको 2 चैलेंजेस का सामना है। एक तो है कि अपनी उस पॉपुलैरिटी को, पजीराई को अवाम के अंदर वो बढ़ाएं, दूसरा इमरान खान की पॉपुलैरिटी को चेकमेट दें। तो उसके लिए उनके पास क्या स्ट्रेटजी पॉसिबल हो सकती है? एक तो ये है वो हुकूमत में है, उसमें क्या वो इकदाम ऐसे कर सकते हैं अवामी फलाह बहबूद के हवाले से,
और वो अमली तौर पे नजर आए। ये ऐसी चीज़ है जो आप बयानबाजी से नहीं कर सकते, जो आपको ग्राउंड पे दिखाना पड़ेगा कि ये आपकी गैस सस्ती होगी, ये आपकी बिजली सस्ती होगी, ये आपके शायद ज़रूरिया की कीमतें कम हो गई हैं, या आपके बच्चों की तालीम के ऊपर बोझ कम हो गया है, या इस तरह के जो उनके है, या उनकी सैलरीज बढ़ गई हैं, उनको अर्निंग जो है वेन्यूज़ बढ़ गए हैं उनके। तो इस किस्म के वो आए, अगर वो आएंगी ये चीज़ें, लोग कायल होंगे, तो फिर उसका हो सकता है। वो क्या वो पॉसिबल है? मेरा ख्याल है कि जो हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है और जो जिस तरह से हाथ बंधे हुए हैं हुकूमत के, उसमें ये इमीडिएटली ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि वो ऐसा बयानिया बनाएं जो अवाम में कबूलियत हासिल करे। अच्छा, वो क्या हो सकता है? वो बयानिया क्या हो सकता है? उसमें वो पॉसिबली हो सकता है जो करने की कोशिश भी की इन्होंने, दाएं बाएं से एंटी एस्टेब्लिशमेंट को बयान शान दिलवाने की कोशिश की। तो वो स्पेस तो इमरान खान साहब ले गए हैं पहले इनसे। अच्छा, को मजहबी हवाले से करें वो भी इमरान खान साहब, उधर भी वो उनके जो हैं कह ले के सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं, उन्होंने हर लिहाज से उनको टॉप पे रखा हुआ है कि इस मामले में भी उन्होंने बड़ा कमाल किया, इसमें भी कमाल किया, इसमें भी कमाल किया। तो वो कौन सा ऐसा बयानिया हो सकता है पॉसिबली जिस पे वो कर सकते हैं? और इस वजह से मेरा ख्याल है जो उनके अंदर जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक हो गए, फिर शायद खान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर तो वैसे ही चले गए, रुहेल असगर साहब हैं, उनके एक सेनेटर है गुरबानी साहब, वो रोज़ बैठ के तकरीरें कर रहे होते हैं। फिर अपना जो लेटेस्ट जो हनीफ अब्बासी साहब ने बयान दिया, प्रशाद नवाज रांझा साहब ने पीपल्स पार्टी को धमकी लगाई। तो ये अजीब गुमगू की कैफियत में वो आई हुई है इस वक्त। उनके अंदर लग ये रहा है कि अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाए वो, कि किस तरह से अपने पॉलिटिकल जो मूव्स हैं वो करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। पंजाब की हद तक अगर वो कोशिश भी करेंगे तो फिर वही इकोनॉमिक आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आड़े आती हैं। आप पंजाब में किस हद तक उसको कर पाएंगे? नवाज की कारकर्दगी आपको कैसी लग रही है? बड़ी प्रमोशंस चल रही हैं आजकल। किसकी? मरीम नवाज की। जी साहिबा की। जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप प्रमोशंस कर लें, आप इश्तिहार चला लें, आप बयानात दे लें, लेकिन लोग, मैंने पहले कहा कि लोग उस वक्त यकीन करेंगे जब वो इन चीज़ों को आंखों से देख लेंगे। जो ये रिलीफ है ना, वो बयानों से नहीं मिलेगा, वो तो ऑन ग्राउंड होगा। बंदे के बिजली का बिल 10,000 से 5,000 होगा, गैस का बिल 8,000 से 3,000 होगा, और उसको खाने पीने की चीज़ें 20,000 की ग्रॉसरी उसको 15,000 या 12,000 में मिलेगी। उसके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में भी हम अभी उस पहलू से डिस्कस नहीं कर रहे। पुलिस, कचहरी, अदालत, ये बाकी जो मसाइल हैं लोगों के, वो जाहिर है 5, 10, 20% पॉपुलेशन को फेस करना पड़ते हैं। पुलिस को तो सब कुछ करना पड़ता है। उसको अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन जब तक ये वो चीजें जो ग्राउंड पे नजर आएंगी तो फर्क पड़ेगा। इश्तिहारों से नहीं इसका कुछ हल हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड पर नजर आनी चाहिए। नजमुल साकिब साहब, नून लीग के लिए अब इस वक्त कितना चैलेंजिंग है? एक तो ऑपोजिशन की तनकीद, फिर इत्तेहादियों की तनकीद, और फिर अब विद इन द पार्टी भी तनकीद है। किस तरह से हैंडल कर पाएंगे? देखिए, इसका सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस और सेंसिटिव है कि अच्छा भली सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास थी इस पार्टी की, तो वो नवाज शरीफ साहब ले लेते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इकदाम था। हमने इसको एक ख़बर के तौर पे देखा कि भाई वो उन्होंने कहा कि जी अब मैं आ गया हूँ तो मुझे कुछ तो करना है ना, तो चले मुझे सदारत दे दें। पहली ये बात। दूसरी ये बात कि नवाज शरीफ साहब को ख़ास तौर पे और उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडरान हैं अमूमी तौर पे इस 8 फरवरी के इलेक्शन ने ना सिर्फ हिला दिया बल्कि आंखें खोल दी। ठीक है। हत्ता कि यूं होता है कि हमारे सुनने में आता है, क्योंकि हम वो ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, राव साहब भी थे, हम भी थे, कि मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी खुदा ना खास्ता अपनी सीट हार रहे थे और मरीम नवाज साहिबा भी अपनी सीट हार रही थी। अब ये कि ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, फॉर्म 45, फॉर्म 47, नून लीग को अपने अंदर से पता है, उनको अंदर से पता है कि पार्टी की वो पोजीशन खास तौर पे पंजाब में नहीं रही जो कि आज से 10 साल पहले थी, आज से 15 साल पहले थी।
ये एक लम्हा फिक्रिया है और इसमें हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने यानी कसदन ये किया कि बताया कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नर से है। जहां तक नून का ताल्लुक है, जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, तो मैं हूं। अब उसमें 2-3 एलिमेंट्स और भी इसमें शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी निसार साहब तो बहुत पहले चले गए, बाद में हमने देखा कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी चले जाते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी चले जाते हैं, मोहम्मद जुबैर साहब भी चले जाते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर कुछ इंतशार है, कुछ ऐसा है जो कि हो रहा है जिसकी वजह से ये बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स जो हैं ये निकल रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि उस तरफ के स्टॉलवर्ट्स जो कि नवाज शरीफ साहब का हामी समझे जाते थे, मिसाल के तौर पे जावेद लतीफ़ साहब हो गए, साद रफीक साहब हो गए, वो ना एमएनए बनते हैं ना ही उनको सेनेट की सीट दी जाती है। कुछ ना कुछ तो कहीं दाल में काला तो है ना। अब आते हैं आपको आज की सूरत हाल में, जिसमें हम ये देखते हैं कि बज़ाहिर नजर तो ये आता है कि वो बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ये भतीजी है और ये बिटिया है, लेकिन उसमें खास एक नजर आ रहा है कि क्यों नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में ही हैं, लाहौर में अक्सर नजर आते हैं और अपनी बिटिया के साथ नजर आते हैं। बड़े बड़े हत्ता के सुफरा से मिलना है, फ्रांस का हो या जर्मनी का हो, तो वो बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में वो जाते हैं। क्या बता रहे हैं वो? वो ये बता रहे हैं कि नून का मतलब नून है और वो नवाज शरीफ है। नंबर 2 ये कि ये जो अंदरूनी सारी सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं, इसकी बड़ी सख्त उनको उलझन भी है और उनकी फिक्र भी है। इस वक्त की आखिरी बात जी, आपने नोट किया होगा कि मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं पिछले कुछ अरसे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसकी कोई तुकबंदी नजर नहीं आती, उसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही। वो ना सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि उनके साथ को मिस कर रहे हैं, यानी उनके साथ जो वक्त गुजरा उसको मिस कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। दूसरी तरफ यही साहब जो हैं वो खाकान अब्बासी साहब, जो शायद खाकान अब्बासी साहब सुनने में आया कि उनको पार्टी वार्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो आगे का सीन अगर आप देखते हैं, नहीं वो कैसे बुला सकते हैं? वो आएंगे अभी सारा कुछ करने के बाद, अब वो कहेंगे शायद खाकान अब्बासी साहब आ जाइए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें वो होता है ना, झुकने वालों ने रफतें पाली, हम खुद ही को बुलंद करते रहे, हमने अपने आप को ही बस कहना है जी साड़ी ईगो तो साडा मसला तो साड़ी जात, हमारी इज्जत हमारा फलाना। इस वक्त की आखिरी बात कि नून लीग को खुद भी पता है और नवाज शरीफ साहब को तो बदरजाए अतम उनको पूरी तरह से पता है कि ना सिर्फ पार्टी के अंदर इस्तेहकाम की जरूरत है, बल्कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें को सिर्फ बयानिए से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी वोट को इज्जत दो और कर्जा उतारो और फलाना करो। कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे और खास तौर पे पंजाब में कुछ अमली तौर पे करना पड़ेगा, जिसके लिए मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब में कुछ कर सकती हैं और मरकज में शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल एकदम से निमटती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है साकिब, ये कहा जाता है कि जी अवाम का कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त हुकूमत पे या नून लीग पे, उनको पॉपुलैरिटी बेहतर करने की ज़रूरत है अवाम की नज़रों में, लेकिन क्या नून लीग के अपने अरकान ही अपनी क़यादत के फैसलों पर एतबार नहीं कर रहे? क्या इंटरनली भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है? एक जो इशू नून लीग को ख़ास तौर पर 8 फरवरी के बाद जिसका सामना है वो फार्म 47 का है, या मुबैना तौर पर जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनका है। उनमें अगर आप देखें तो मरियम नवाज साहिबा हैं वो वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, लेकिन दोनों के जो हलके हैं उन हलकों के ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के वो ट्राइब्यूनल्स में गए हुए हैं और ट्राइब्यूनल्स ने अभी 3 दिन पहले नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब का अपना हलका है, हमजा शहबाज का है, बाकी बहुत ज़्यादा जो हलके हैं उन पे सवालात हैं, इस्लामाबाद के 3 हलके हैं। तो ये जो चीज़ है इसने ओवरऑल जो मुस्लिम लीग नून है उसके इंटरनल मामलात पे भी बहुत ज़्यादा हावी है, असर अंदाज हो रही है। मरकज़ में अगर हम देखें तो मरकज़ में
जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे ग्रिप वो नज़र नहीं आती। राना सनाउल्लाह बड़े सीनियर जो है वो लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। जावेद लतीफ़ जो है वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं। वो बारहा, अब जावेद लतीफ़ साहब ने जब पीपल्स पार्टी अलग हुई तो जावेद लतीफ़ साहब ने ये भी मतलब बयान दिया कि उन्होंने कहा कि जो लाए हैं वो बिठा भी देंगे, बजट भी मंजूर हो जाएगा, इस तरह की बात। फिर राना सनाउल्लाह साहब वो जो बात कर रहे होते हैं कि वो वज़ीर दाखिला के हवाले से या मतलब दीगर जो चीज़ें इस तरह की बातें जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो उनकी ग्रिप जो है वो हुकूमत पे नहीं है, मरकज़ की तो है वो ये बात है। इसी तरह अगर जो है वो पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे भी इंटरनली फिर वहाँ रोयल अस्कर हैं लाहौर में, वो सवालात उठा रहे होते हैं। जो फिर जब ये नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर बन रहे थे तो उससे पहले ये एक बयानिया था, एक नैरेटिव था कि अब जो है वो एक नई मुस्लिम लीग जो है वो नज़र आएगी। अच्छा। बज़ाहिर वो चीज़ें अभी तक हमें कंक्रीट सूरत में नज़र नहीं आ रही। वो जो 2019, 18, 19 या 20 में जो वोट को इज्जत दो का बयानिया और इस तरह की जो चीज़ें थी वो मुस्लिम लीग नून में से जब से गई हैं तब से वो अपनी पोजीशन जो है वो नहीं ले सके। और वो जो पीटीआई ने जो पोजीशन ली, जो उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल है उसको किसी ना किसी तरह काउंटर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब एक ही महाज है, बड़ा जो महाज है वो डिजिटल मीडिया का है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वो जो पीटीआई है वो हावी है और मुस्लिम लीग नून काफ़ी पीछे है। अब उसको काउंटर करने के लिए डिफरेंट जो जराए हम देख रहे हैं कि कुछ लेजिस्लेशन हो रही है, कोई पॉपुलैरिटी बढ़ाएं, सोशल मीडिया का अच्छा यूज करें, वो उसको रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल उसको जो है वो उसको कंट्रोल किया जाए ताकि उनका जो पॉपुलैरिटी लेवल है उसको आगे लेकर चले। तो मेरा ये ख्याल है कि 2024 में उनको कोई नए जराए तलाश करने चाहिए, चाहे जाए कि पुराने तरीकों का काउंटर जो है वो इस दौर में जो है वो मौजूद होता है, उसको आप काउंटर भी कर सकते हैं। और जिनके खिलाफ जो है वो आप अपना नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं वो ऐसे मतलब नहीं चलेगा। और पब्लिक आज समझती है कि क्या हो रहा है ये सारा कुछ। फिर मुस्लिम लीग नून ने अभी रिसेंटली जो ऑर्डिनेंस लाए, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, वो ऑर्डिनेंस जो है वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस आप लाए कि जो इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस है, फिर दूसरा आप नैब तरमीम का जो ऑर्डिनेंस लाए, तो दोनों आप अपनी हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है वो लाए हैं। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी जो खलफशार है उसको जाहिर भी करते हैं। फिर एक आखिरी बात जो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ये मामला हुआ, ये 3 माह के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी ने उधर मुंह कर लिया और आखिर में ये खबर आई है कि अब उनका कंसेंसस हो गया है। उनकी कुछ बातें मान ली गई हैं, पंजाब में कुछ थोड़ा बहुत जो है उनको हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो पिछले एक हफ्ते में जो नदीम अफजल चंद हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो लोग हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ से बाकायदा ये ताने दिए जाने लगे कि इलेक्शन तो फेयर था ही नहीं, फॉर्म 47 के हैं आप, और इस तरह की बातें। मतलब ये है कि जिसको मौका मिलता है वो एक जो कमजोरी है इस मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की, वो कमजोरी वही है। उस कमजोरी से अगर निकल पाए तो फिर जो है वो चीजें बेहतर हो सकेंगी। जब तक ये असेंबली में मौजूदा हुकूमत कर रहे हैं तब तक ये चीज़ देखते हैं कि आगे चल के मुशावरत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी, इंटरनल ड्रिफ्ट को भी ठीक किया जा सके ताकि फिर आवाम के फ़ायदे के लिए काम किया जा सके। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम पाकिस्तान बदलेंगे निज़ाम, ये नारा लगा दिया है शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में बनने वाली नई जमात ने, जिसका नाम है अवाम पाकिस्तान पार्टी। अच्छा, अब इस पार्टी में 2 अहम शख्सियत और भी हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल हैं जो कि नून लीग से टूट कर आए, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो पीपल्स पार्टी से टूट के। अब इन तमाम शख्सियात जो कि प्रोमिनेंट शख्सियात हैं इस पार्टी की, उनके बारे में ज़ाहिर ये राय रखी जाती है कि उन्होंने पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ किया और फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस पर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, जिसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपनी पार्टी में कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा नहीं रखेंगे, बल्कि हम पॉपुलैरिटी की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि हम रूट से लोगों को लेकर आएंगे, मेरिट पर लोगों को लेकर आएंगे और आवाम के मसाइल हल करने पर हमारी तवज्जो होगी। नजमुल साकिब साहब, ये अवाम पाकिस्तान पार्टी कितनी अवामी होगी?
बहुत ज़्यादा दिलचस्प सवाल आपने किया है कि ये जो नई पार्टी बनी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये कितनी अवामी होगी। सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो शुरू में तो थे, लेकिन इस वक्त ये है कि शायद अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे या उनका कोई केस है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, तो उनको कुछ टाइमिंग का मसला था कि ये वक्त नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, तो वो बैक फुट पे चले गए, लेकिन उनके आने के कवी इम्कानात हैं। देखिए 13 अप्रैल 2024 की बात है। पीटीआई और बाकी जो 5-6 जमातें हैं वो कहती हैं जी कि हमने चलानी है तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान की तहरीक चलानी है। बिल्कुल ठीक। ये वो वक्त है जिसमें कि पूरे इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जी ये अगला महीना आ रहा है ना मई का, इस मई में खान जेल से बाहर आ रहा है। ठीक है। ये उसी रात का ये जिक्र है कि जिसमें एक टीवी चैनल पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और नवाज़ खोखर साहब तशरीफ़ लाते हैं और आके ऐलान करते हैं। वो जो एंकर हैं वो कहती है जी हमें पता लग गया इसका क्या नाम है पार्टी का, लेकिन हमने अभी बताना नहीं है। तो ये वही पार्टी है अवाम पाकिस्तान पार्टी जिसका नाम उस वक्त नहीं बताया गया। दो बातें वहाँ पे इन तीनों जो सियासतदान हैं बड़े सीनियर, इन्होंने बताई जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि इसने जब बात की थी इस पार्टी के ओहदेदारों ने या बनाने वालों ने तो कहा क्या था। पहली बात उन्होंने ये की थी कि तीनों बड़ी पार्टियां फेल हो चुकी हैं, बिल्कुल, यानी जिसमें पीपल्स पार्टी, नून और तहरीक इंसाफ वगैरह, और साथ में ये कि जी चौथी की गुंजाइश बनती है। दूसरी इन्होंने बड़ी अहम बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि इक्तदार में आके ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई शख्स जो है वो इक्तदार में आकर ही मुल्क की खिदमत कर सकता है, हम लोग बाहर रहकर भी मुल्क की खिदमत करेंगे। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 13 अप्रैल 2024 की। अब ये जो है ये पार्टी लगता है कि मारिज़ वजूद में तकरीबन आ चुकी है। खोखर साहब एक तरफ हैं, इसमें उस वक्त भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हम सब ने मिलकर बताया था कि इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के डिसिडेंट्स की होगी, और ऐसा ही है जिस तरह अब्बासी साहब भी इसमें मौजूद हैं। ज़्यादातर पीपल्स पार्टी से भी आएंगे और हर उस पार्टी से आएंगे जो उनको अपने तई उस पार्टी में वो मकाम, वो जगह नहीं मुयस्सर आ सकी जिनके वो समझते हैं कि उनका उस पर हक था। सारी बातें छोड़िए, एक सवाल की तरफ तवज्जो दीजिए, और वो राव साहब भी और बाकी भी हम दोस्त जो हैं उस पर सोचते हैं कि ये कितनी अवामी होगी या कितनी मकबूल होगी या कितनी कामयाब होगी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या इस अवाम पाकिस्तान पार्टी के सर पर दस्ते शफकत है कि नहीं है। क्या ये कोई PMLQ है, इस्तेहकाम पार्टी है, या ये कोई वाकयातन कुछ चीज़ हो रही है। और अगर दस्ते शफकत है तो फिर तो तैयारी कीजिए रामीन, फिर तो तब्दीली आ रही है। और अगर दस्ते शफकत नहीं है और कुछ सीनियर सियासतदानों ने सोचा है मिलके कि चले जी चले कुछ करते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ 4-5 सीटें, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने अभी अपना खुद प्रूव करना है कि नून से हट के इलेक्शन लड़के, जरा बताएं तो सही कि कितने आपके। तो उसमें सवाल वही है दस्ते शफकत का, वो यानी वो बॉटम लाइन उसकी यही है। देखते हैं कि ये वर्क जो है ये कैसे खुलता है। ठीक है राव खालिद साहब, इतनी सारी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, ये नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी आपके लिहाज से कैसे स्टैंड आउट करती है या कर सकती है? देखिए, गुंजाइश की बात की नजम साकिब साहब ने जी, क्या नई पार्टी की गुंजाइश है? गुंजाइश उस वक्त पैदा होती है जब मुल्क में सियासत हो रही हो और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, कोई डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हों, ये मामला चल रहे हों, लोग उम्मीद लगा के बैठे हों सियासी जमातों से, तो फिर तो यकीनन गुंजाइश रहती है, हमेशा रहती है कि अगर एक पार्टी नहीं करी तो दूसरी पार्टी की तरफ तो जो दूसरी से तीसरी, जैसे हमने माजी में देखा लोगों ने किया ये इसी तरह से। ख़ास तौर पे जो 2 जमातें थी ख़ास माहौल में, दस्ते शफकत वाली भी थी, बगैर दस्ते शफकत वाली भी थी उसमें, तो वो ख़ास माहौल उसके लिए होता है। जैसे भुट्टो साहब जब आए उस वक्त एक तवील मार्शल्ला था और मशरक़ी पाकिस्तान की तकरीबन कह ले मामला चल रहे थे, तो उस वक्त जो
पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया और उधर अवामी लीग ने परफॉर्म किया, वो एक ख़ास बैकग्राउंड में उन्होंने परफॉर्म किया जिसमें लोगों की महरूमियों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और सारे मसाइल की किस तरह से हो रहा है। उधर शेख मुजीब ने किया, इधर भुट्टो साहब ने किया, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के, और इस्लाम हमारा दीन है, और वो सारे ये सारे नारे तो अभी भी लगाने की बहुत गुंजाइश है। तो वो उन जी लोगों गुंजाइश थी उस वक्त इन ऐसे नारों से लोगों को कन्विंस होने की। उसके बाद दूसरा हम जो फिनोमेना देखते हैं नून का, तो हम देखते हैं कि वो एंटी भुट्टो जो एक सेंटीमेंट था उसको यूज़ किया गया, उसको बनाया गया और फिर उसके दस्ते शफकत समेत सारा कुछ चलता रहा उसका। तो वो उसमें, लेकिन वो आप देखें कि वो जब उन्होंने वो स्टैंस लिया जो अभी इमरान खान का है, तो तब जाके वो अपने तौर पे मियाँ साहब एज लीडर इस्टेब्लिश हुए। अदरवाइज़ तो उनको यही समझा जाता था कि ये भी कठपुतली ही हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर रियलाइज़ किया, उनकी फिर लड़ाइयाँ भी हुई, उसके बाद उन्होंने अपने आप को एज लीडर इस्टेब्लिश किया और अपनी पार्टी को नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा इफेक्टिवली चलाया भी और जीता भी, इलेक्शन भी जीते और अपने जोर से जीते, उसमें इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद हम दूसरा फिनोमेना देखते हैं इमरान खान का, PTI का। वो उस बैकग्राउंड में आई जब 1993 की दो गवर्नमेंट्स जो थी वो करप्शन पे फारिग हो चुकी थी और अदालती निज़ाम के हवाले से सवालात उठ रहे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी लॉन्च की, उन्होंने अपना करप्शन और इंसाफ के ऊपर सारा फोकस रखा, और वो आप कह लें कि एक तरह से उनको बराह रास्त नहीं भी तो इनडायरेक्टली दस्ते शफकत था, क्योंकि जिन इश्यूज के ऊपर वो बात कर रहे थे वो दूसरी जमातों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा दस्ते शफकत की तरफ से ही आ रहा था सारा। अच्छा। कि ये करप्ट हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये मुल्क में इनके लिए सहूलतकारी की जाती है। तो वो थी। अभी कोई ऐसी सूरत आपको नजर नहीं आती। अभी है हमारे मुआशी चैलेंजेस है बुनियादी तौर पे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये है कि जो इन्होंने डेट चुनी है, सुना 6 जुलाई को शायद कर रहे हैं। जी 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था। उससे एक दिन बाद का तारीख इन्होंने चुनी है और अच्छा किया है, 5 जुलाई नहीं चुन ली, शुक्र है। चले ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक एक उन्होंने सिंबलाइज किया इस चीज़ को। साकिब आप बताइएगा, क्या कुछ नया करने की गुंजाइश है भी इस पार्टी के पास इस टाइम पर? एक तो अगर हम देखें माजी में जितनी भी PTI है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से इवन JUIF जो है वो उसमें से भी जितनी भी लोग निकले और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज़ बनाई। मतलब ये PTI से कोई नज़रियाती लोग पहले 2011 में जब ये लाहौर का जलसा हुआ था तो उसके बाद कुछ नज़रियाती लोग अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की कि हम जो है वो पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और हमारा मकसद ये नहीं था कि इलेक्टेबल्स को लिया जाए ये वो, लेकिन वो नाकाम हुए, वो कामयाब नहीं हो सके। फिर ये पीपल्स पार्टी की भी हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी जो है वो 2000 जब 1999 में उसके बाद से भी पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा गया, लेकिन वो लोग जो है वो कामयाब नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून की अगर पहले मुस्लिम लीग थी तो मुस्लिम लीग नून बनी, तो मुस्लिम लीग नून में से क्या लिख ली, काफ लीग जो है वो पिछले 20, 22, 25 साल से वो एक प्रेशर ग्रुप आप ये कह सकते हैं कि हर असम्बली में वो सूबाई असम्बली में हो या मरकज में हो, वो अपना एक प्रेशर ग्रुप है। मतलब वो कोई आप ये कहें कि कोई नजरिया है, कोई मंशूर है, कुछ भी नहीं है। तो बड़ी पोलिटिकल JUIF की बात करें तो उनमें से भी जो शेरानी साहब हैं वो अलग हुए, लेकिन कोई इफेक्टिव कोई मतलब किरदार अदा नहीं कर सके। अच्छा। तो अब अगर इनकी बात की जाए कि क्या ये कर सकेंगे, अभी रिसेंटली आप देखेंगे ये इस्तेकाम पार्टी बनी या PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी ये खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल कोई उनका रोल नहीं है। अब क्या ये कर सकेंगे, तो इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, वो बड़ा मैटर करती हैं चीजें। इन्होंने जो नाम दिए हैं बजाय मुस्लिम लीग नून के कुछ साबिक MNA हैं, राना जाहिद, इसके अलावा साबिक कोई वजीर हैं वो जफर मिर्जा साहब हैं, ज़ईम कादरी हैं या और कुछ लोग हैं, तो फिर खुद शायद काका नबासी साहब हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। अब हमेशा से ये एक चीज़ रही है कि आपने कोई भी किरदार इफेक्टिवली किरदार अदा करना है तो वो पार्लियामान है। क्या ये लोग पार्लियामान में जा सकेंगे? मेरा ये ख्याल है कि बहुत तवील सफर है, ये 1-2 दिन का नहीं बल्कि कई सालों पर मोहित हो सकता है, तब जाकर ये कोई ऐसा इफेक्टिवली कुछ चीजें आगे बढ़ा सकेंगे, वरना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। नजबू साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए, और क्विकली बताइएगा।
शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल, नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा दौर शुरू हो गया। इनके पिछले 2 अदवार में इंडिया चांद पर पहुंच गया, मईशत पता नहीं K2 उससे भी पार कर गई, टेक्नोलॉजी जो है वो आसमान को छू गई। ज़रूरी सवाल ये है कि इंडिया में बढ़ती हुई गुर्बत का भी कोई इलाज होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। गैर ज़रूरी सवाल आज का नौजवान कामयाबी के पीछे भाग रहा है, सक्सेस हासिल करनी है, सक्सेसफुल होना है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या आज के नौजवान को खबर है कि कामयाबी और खुशी में बहुत फ़र्क होता है? क्या उसे खबर है कि ज़रूरी नहीं कि हर कामयाब शख्स खुश भी हो? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़े, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।